यस, वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग वंस अगेन आज भी हम जो यूनिट 6 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। और जैसे कल मैंने बताया था आपको कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके देने वाला हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो यूनिट है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस भी करेंगे। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस के अभी तो सिलेबस खत्म हो जाएगा यूनिट 6 कंप्लीट होने के बाद। तो देन हम नेक्स्ट वीक में एग्जाम से पहले जो सैटरडे संडे को जो लेक्चर लेने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले, तो किसी भी कंडीशन में उसको मिस मत करना। राइट? तो वो मेक श्योर करना कि आप वहाँ पर प्रेजेंट रहोगे, और जो भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह सॉरी आपके जो बाकी के बैचमेट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए अगर वो आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो। बिफोर डाइव इनटू आवर थ्योरी पार्ट्स, मेरा आवाज आप तक सही से पहुंच रहा है? स्क्रीन विजिबल है? प्लीज मुझे बताइए यस और नो। यू कैन शो थंब आल्सो। यस सर। थैंक्स थैंक्स। ओके, मीनवाइल कोई भी डाउट रहेगा पूछिए आप, ठीक है? क्योंकि अभी जो है एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का नजदीक आ रहा है, नाउ इज द क्रूशियल टाइम, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कंट्रोल मेजर फॉर प्रेशर सिस्टम? प्रेशर सिस्टम हमने पहले ही डिस्कस किया है, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ऑल द असेंबलीज। एंड सो रेगुलर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन आर इसेंशियल, और ये कॉमन कंट्रोल मेजर है, ठीक है? बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर ना होने की वजह से, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करने की वजह से ही प्रेशर सिस्टम फेल्यूर होता है। 90% केस में ये रूट कॉज फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट, विच मेटल इज द मोस्ट सस्केप्टिबल टू गैल्वेनिक करोजन व्हेन इन कांटेक्ट विद अनदर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? तो एल्यूमिनियम ये है। Next, which code or standard is widely used for the design and construction of pressure vessel? ASME, boiler and pressure vessel code. Next, Indian standard भी उसमें रेफर किया जाता है, ये भी याद रखना, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है? उससे इस्तेमाल नहीं किया, इधर तक एक दो बार ट्राई किया लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पर आंसर है एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड। अब ये इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड भी रेफर किया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मोस्ट रिलेवेंट आंसर ये रहेगा आपका। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सैक्रिफाइसल एनोड इन द कैथोडिक प्रोटेक्शन? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रिड्यूस पाइपलाइन कोरोजन, रिड्यूस क्या, पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, और पूरा कोरोजन क्या करना, अट्रैक्ट करना थ्रू द रेक्टिफायर। What can happen if a steam containment vessel fails? क्या होगा अगर कोई स्टीम का जो वेसल है वो अगर फेल हो जाएगा? तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल डैमेज वहां पर होगा। क्यों? एक्सप्लोजन हो सकता है। व्हाट इज द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ अ हाई प्रेशर स्टीम? एक्सप्लोजिव पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल हजार्ड क्या रहता है कि स्टीम बहुत ज्यादा प्रेशर से स्टोर की गई है या फिर ट्रांसपोर्ट की जा रही है, ठीक? तो फिर वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोजिव पोटेंशियल उसमें रहेगा। Which type of corrosion is commonly associated with a pressure vessel exposed to acidic environment? जनरली क्या होता है, केमिकल फैक्ट्रीज या फिर जहाँ पर एसिड मैन्युफैक्चर हो रहा है, यूज हो रहा है प्रेशर सिस्टम में या फिर प्रोसेस में, तो वहाँ पर कोरोजन कॉमन एक प्रॉब्लम रहता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जनरली कौन से टाइप का जो कोरोजन है वो कॉमनली फाइंड आउट होता है? तो इंटर ग्रैन्युलर कोरोजन होता है। कल मैंने जो आपको कुछ इमेज दिखाई थी कि मेटल का स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर रहता है, तो उसमें इंटर ग्रैन्युलर कोरोजन वहां पर फाइंड आउट होता है। और मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोरोजन ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप ठीक कर सकते हो। आप समझ रहे हो? मेटल के किसी पार्ट को या इक्विपमेंट या बॉडी के किसी पार्ट को अगर वो करोड़ हो चुका है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई वो पास पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। आप समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? आप समझ रहे हो? एक बार हो जाने के बाद, जंग लग जाने के बाद देर इज नो ऑप्शन, ठीक है? तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट, वही मेथोडोलॉजी रहता है कि कोरोजन ना लगे कुछ भी करके। ओके, what is the potential consequences of steam turning into the high velocity projectiles? Structural damage, yes, common. Which metal is commonly used as a sacrificial anode in underground pipeline cathodic protection?
एल्यूमिनियम। यस, मैंने भी कॉमनली देखोगे आप कहीं पर भी जाओगे तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में सैक्रिफाइसल जो एनोड है वो जनरली एल्यूमिनियम ही ज्यादातर रहता है। यस, वो थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा, लेकिन वो सैक्रिफाइस थोड़ा सा धीमे होता है और उसका रेक्टिफायर के थ्रू जो कोरोड अट्रैक्ट करने का जो पोटेंशियल है वो भी हाई रहता है, इसलिए ज्यादातर एल्यूमिनियम ही प्रेफर किया जाता है। विच इज नॉट टाइप ऑफ कोरोजन, तो इसमें से कौन सा कोरोजन का टाइप नहीं है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा आपको। नंबर वन, टैंक कोरोजन, क्रेविस कोरोजन, इंटरग्रेनुलर और इरोजन। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा, बहुत बार आता है। नेक्स्ट, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग व्हाट डज द इंस्पेक्टर इवैल्यूएट, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो इंस्पेक्टर रहता है तो वो जनरली क्या इवैल्यूएट करता है, तो साउंड वेव रिफ्लेक्शन। ओके, which metal is used as sacrificial anode to protect hull of ship from the corrosion in sea water, तो यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल शिप में होता है, ठीक है, जो हल रहता है उसका, तो वहां पर जनरली जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, सेक्रीफाइजल एनोड जो या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड है वो शिप में भी इस्तेमाल की जाती है। आपको शायद पता होगा कि मोस्ट ऑफ द शिप आर मेड ऑफ स्टील, ओके, या फिर आप मेटल कह सकते हो, तो मेटल्स के रहते हैं वो। तो वहां पर अगर समुद्र के पानी में वो हमेशा अगर जहाज या फिर शिप रहेगा तो वहां पर कोरोजन नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। तो फिर वो शिप के मेटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन से ही उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर नंबर 4 पे हल है। हल, हल आप समझ रहे हो, तो हल ऑफ अ शिप, बहुत स्टूडेंट्स को बिगिनिंग में लगता है कि हल ऑफ शिप का मतलब होता है कि वो जो एंकर वगैरह है उसको हल कहा जाता है क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो उसका जो बेस रहता है शिप का, ठीक है, जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है हमेशा, तो उस पार्ट को, उस पोर्शन को यहाँ पर हल कहा जाता है, उसे हल ऑफ शिप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 फनेल दिया गया है, शिप के पार्ट्स है, कॉमन पार्ट्स है, हाँ, ठीक है। नंबर 2 स्टेन, प्रोपेलर, प्रोपेलर मतलब पीछे का जो प्रोपेलर है, फैन जिससे अटैच रहता है, जो घूमता है, जो कि पुश करता है मूवमेंट, ठीक है, शिप को, तो वो। उसके बाद नंबर 4 हल जिसका बेस, उसके बाद नंबर 5 एंकर, ठीक है, नंबर 6 है बो, 7 फॉरवर्ड, 8 नंबर डेक, डेक तो पता ही होगा कॉमन है, और 9 एकोमोडेशन और ब्रिज, ठीक है, ये पार्ट रहता है। तो ये पार्ट्स ऑफ शिप है, ये कॉमन है। नेक्स्ट है, इन अ प्रेशर सिस्टम व्हाट डज द टर्म ब्लीडिंग रेफर टू, ठीक है। प्रेशर सिस्टम में ब्लीडिंग टर्म जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि रिड्यूसिंग प्रेशर। विच केमिकल इज एडेड टू एलपीजी टू गिव इट स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो एलपीजी में कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है, ठीक है, टू गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल। इथाइल मेरकैप्टॉन उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केसेस में मिथाइल मेरकैप्टॉन भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एलपीजी गैस की खासियत ये है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि जनरली हम कुकिंग गैस भी कहते हैं उसको, तो उसको खुद का स्मेल नहीं है, ठीक है। ये एज अ फायर सेफ्टी प्रोफेशनल या ईएचएस प्रोफेशनल आप सभी को पता होना चाहिए कि एलपीजी को नेचुरली कोई भी स्मेल नहीं है, अगर वो लीकेज भी हो गया वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, तो स्मेल करके हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये लीकेज हुआ है नहीं हुआ है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, डोमेस्टिक जगह पर लीकेज हुआ है तो, ठीक है, तो वहां पर उसके लिए उसमें एक ऑड्रेंट ऐड किया जाता है। ऑड्रेंट, ऑड्रेंट मतलब कि वो उस गैस के साथ मिक्स होके उसको एक स्मेल दे दे, तो उसे ऑड्रेंट कहा जाता है, तो वो ऑड्रेंट है मिथाइल मेरकैप्टॉन, ठीक है। तो फिर हमें जो एलपीजी गैस लीकेज होने के बाद जो स्मेल आती है वो एक्चुअली एलपीजी गैस की नहीं होती है, वो होती है इथाइल मेरकैप्टन या फिर मिथाइल मेरकैप्टन की। अभी आपको आइडिया आ गया होगा। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रेशर वेसल टेस्टिंग टू इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ये रिपीट हुआ अगेन। इन प्रेशर वेसल डिजाइन व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द डिजाइन फैक्टर, ऑब्वियसली डिजाइन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट अकाउंट्स फॉर अनसर्टेनिटीज एंड वेरिएशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वेसल से रिलेटेड या फिर प्रेशर सिस्टम से रिलेटेड जो भी हजार्ड्स है उनको अगर आपको एलिमिनेट करना है तो बेस्ट स्टेज रहता है, फेज रहता है वो डिजाइन फेज, ठीक है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद, एक बार ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद
फिर ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कंट्रोल, ठीक है। तो बेस्ट, अगर आपको कोई हजार्ड एलिमिनेट करना है तो डिजाइन फेज सबसे बेस्ट टाइम है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्रेशर सिस्टम फेल्योर? इक्विपमेंट फेल्योर एंड इंजरी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, वो है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंटेनेंस ना होने की वजह से, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलरली ना फॉलो होने की वजह से, या फिर इंस्पेक्शन ना होने की वजह से ही इक्विपमेंट फेलियर होते हैं। हर केस में यही कॉमन रीजन एक्चुअली मैंने देखा है। What can steam under high pressure cause upon the contact with the skin? स्किन के साथ अगर कोई हाई प्रेशर का स्टीम या फिर हाई टेम्परेचर का स्टीम अगर कांटेक्ट में आ गया तो बर्न एंड स्कैल्स डेफिनेटली और इमिजिएटली डेवलप होते हैं। स्किन पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा है तो, ठीक है। या फिर ज़्यादा टाइम तक वो स्टीम उस पर्सन के या किसी पर्सन के स्किन के कांटेक्ट में आती है तो। How does a sacrificial anode work to protect underground pipeline from corrosion? It corrodes in place of the pipeline, मतलब पाइपलाइन करोड़ होने से बचा के वो खुद ही करोड़ हो जाता है। Which inspection method is the most suitable for assessing the thickness of a material's coating? तो मटेरियल का अगर कोई कोटिंग वगैरह है उसका अगर आपको थिकनेस वगैरह चेक करना है, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन एडी करंट जो टेस्टिंग है वो इसमें ज़्यादातर प्रेफरेबली इस्तेमाल किया जाता है। What can happen if hot surfaces in a steam are suddenly cooled? ठीक है। अ, क्या होगा अगर कोई हॉट सरफेस है स्टीम सिस्टम में, ठीक है, और उसको अचानक से ठंडा किया जाए तो? रैपिड कंडेंसेशन एंड प्रेशर ड्रॉप वहां पर होगा, और उससे जो मेटल है उसका ब्रिटलनेस भी बढ़ने के चांसेस है, ठीक है, जिसे हम इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं, जिससे आगे जाके क्रैक्स डेवलप भी होने के चांसेस है। तो ये एक ड्रॉबैक उसका रहता है। तो इसलिए उसको सडनली कूल नहीं किया जाता है किसी भी गर्म इक्विपमेंट को या पाइपिंग सिस्टम को, प्रेशर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को या पाइप्स को, ठीक है। तो उसको ग्रेजुअली कूलिंग किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ स्टीम एक्सप्लोजन ओवर प्रेशर? स्टीम की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसका कॉमन रीजन क्या है? तो ओवर प्रेशर। In which of the following process best metal is anode to apply anti-corrosive coating on it? तो एनोडाइजिंग ये प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और जनरल एग्जाम में आपको एनोडाइजिंग भी आ सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आ सकता है। मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम। और हाँ, अभी आप आपके पास नोटबुक और पेन लेके रखिए, ठीक है, और ये मार्क कर लीजिए। अगर हाँ, कुछ स्टूडेंट्स शायद इसमें फोटो वगैरह भी निकालते होंगे इस क्वेश्चन आंसर के, गाइस डोंट डू दिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? फोटो निकालने के बाद मुझे पता है कि 90% आप उस फोटो को नहीं देखोगे या तो फिर वो गुम हो जाएंगे। डेली बहुत सारे फोटोज अपने गैलरी में ऐड होते रहते हैं, स्क्रीनशॉट ऐड होते रहते हैं लैपटॉप में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ये मिस ना हो जाए, इसलिए यू शुड हैव योर डेडिकेटेड नोटबुक एंड यू शुड राइट इट डाउन। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस का भी लिंक है, तो अगर कुछ मिस हो रहा है वापस क्लास ओपन कीजिए, वापस उस टाइम लाइन पे जाइए, लिख लीजिए, लेकिन क्योंकि वो नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सर्वे भी ये बताता है कि जब आप स्क्रीन पर पढ़ते हो और जब आप नोटबुक पढ़ते हो या किसी बुक पढ़ते हो तो फास्ट और अप्रोप्रिएट वे है कि आप स्क्रीन को रीड मत कीजिए, आप नोटबुक या फिर बुक को रेफर कीजिए। तो पेपर पर जो भी लिखा रहेगा वो ज्यादा जल्दी ब्रेन क्या करता है, अडॉप्ट करता है, याद रखना, ठीक है। तो उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर विद द स्क्रीन रीडिंग, या फिर आप डिजिटली मोड पे जाओगे। तो इसलिए नोटबुक रखिए। अच्छा, अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी वही था, लेकिन अभी मैं कुछ आपको टॉपिक्स दूंगा, ठीक है, कि ये टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले आपके पास नोटबुक और पेन लेके रखिए, ताकि मैं टॉपिक के नाम या फिर कुछ क्वेश्चंस भी रीड आउट कर सकता हूँ। अगर आप रेडी हो गए तो प्लीज शो थम्स सो दैट आई कैन प्रोसीड। क्या प्रोसीड करें आगे? यस, यस, थैंक्स।
यस अरुण जी, आपने रेज हैंड किया है, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, चालू कीजिए। ओके डन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन फ्रॉम कोरोजन? अंडरग्राउंड पाइपलाइन का जो कोरोजन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को पता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये मैं आपको अभी लिख के भी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बेस मेटल कौन सा रहता है। बेस मेटल इज मेड एनोड टू अप्लाई एंटी कोरोसिव कोटिंग जो रहता है उसमें एनोड एज अ बेस मेटल इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से प्रोसेस में वो किया जाता है? तो आंसर है आपका एनोडाइजिंग। ठीक है। प्रेशर वेसल टेस्टिंग में कौन सा फॉर्म कंप्यूटम पर्सन देता है, ये बताइए मुझे। फॉर्म नंबर बताइए प्रेशर वेसल टेस्टिंग में। सर क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर प्लीज। हाँ, कंप्यूटर पर्सन देता है ना, तो उस फॉर्म का नंबर बताइए। फॉर्म फॉर्म 11, 11। 12, फॉर्म 11 11 सर, देता है। 11 देता है सर। वैलिडिटी कितना रहता है उसका, प्रेशर वेसल का? 6 मंथ। ये 2 साल का रहता है सर। 2 साल का रहता है। ओके, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कौन सा देता है। उसके बाद आपकी ग्रेन बाउंड्रीज जो रहती है मेटल की, ठीक है, ग्रेन मैंने कल स्ट्रक्चर दिखाया था, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो फिर कौन से टाइप का कोरोजन उसमें आएगा? क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोरोजन इज ऑकर्ड। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में भी है वो क्वेश्चन, तो आप वो पढ़ लीजिए। विच टाइप ऑफ कोरोजन इज ऑकर्ड ड्यू टू impurities present at grain boundary in metals। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनफायर्ड प्रेशर वेसल। तो नीचे दिए गए में से कौन सा अनफायर्ड प्रेशर वेसल नहीं है? हीट एक्सचेंजर, विच सर ऑफ द स्क्रीन होल्ड हो फॉलोइंग। गया। क्या क्या? सर मैं सॉरी टू स्क्रीन डिस्टर्ब, स्क्रीन नहीं चल रहा। स्क्रीन होल्डर। स्क्रीन नहीं और दिखेगा स्क्रीन आपको, मूड नहीं हो रहा। स्क्रीन मूव भी होगा नहीं, स्क्रीन की तरफ ध्यान मत दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके।